Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन. सो द टॉपिक इज पॉपुलेशन इंट्रैक्शन और इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन. टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स आपसे मिस ना हो. Let's start with the population interaction और interspecific interaction. देखिए, इस population interaction में एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे दो स्पीशीज का या दो से ज्यादा स्पीशीज का भी इंट्रैक्शन हो सकता है. बट ये इंट्रैक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप प्रीवियस क्लासेस के एनर्जी फ्लो को समझे, एनर्जी फ्लो को हम बेस मान के चलते हैं, तो एनर्जी फ्लो को अगर बेस मान के चलें तो प्रॉपर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल. तो इंट्रैक्शन किस चीज पे बेस्ड है? इंट्रैक्शन इज बेस्ड अपॉन द फूड, इंट्रैक्शन इज बेस्ड अपॉन द रिसोर्सेस. हमें इंट्रैक्शन के बिना कोई भी रिसोर्स नहीं मिलने वाला. अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की भी बात करें तो हमारा भी इंट्रैक्शन है with the other species like with the animals for flesh, for the milk and for the certain other products like eggs. हमारा इंटरेक्शन प्लांट से भी है टू ऑब्टेन अ वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स. तो इस इंटरेक्शन के बिना पॉपुलेशन का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. बात समझ में आ रही है ना? तो इस पॉपुलेशन इंटरेक्शन में एक चीज तो क्लियर है कि अगर स्पीशीज का इंटरेक्शन होगा तो कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, कुछ हार्म भी होगा. कुछ इंटरेक्शंस ऐसे भी हैं जहां पे एक न्यूट्रल काइंड ऑफ रिलेशन बनता है, मतलब ना किसी को प्रॉफिट ना किसी को लॉस. समझ में आ रहा है ना? तो ये तीन कैटेगरीज हम बेस में लेके चलेंगे. यानी इंटरेक्शन तो होगा पॉपुलेशन में बट जरूरी नहीं है कि सारे इंटरेक्शन बेनिफिशियल हो. तो कौन से इंटरेक्शन बेनिफिशियल हैं, कौन से इंटरेक्शन में किसी एक स्पीशीज को हार्म हो रहा है, या किस इंटरेक्शन में दोनों ही स्पीशीज को ना फायदा ना नुकसान. तो ये सारे इंटरेक्शन हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन में. सो पॉपुलेशन इंटरेक्शन और इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन में एक चीज तो क्लियर कि इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज, ओके, दो स्पीशीज के बीच में ये इंटरेक्शन है और दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन है, इसीलिए इसे इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, विच लीड्स टू, अब इस इंटरेक्शन से होगा क्या? विच लीड्स टू बेनिफिशियल, या तो बेनिफिट्स मिलेंगे, हार्मफुल और न्यूट्रल इफेक्ट्स. अब ये तीनों जो इफेक्ट्स हैं ये हम कैटेगरी वाइज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, दो स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन है जिसमें बेनिफिट्स भी हैं, हार्म भी है और कुछ न्यूट्रल इफेक्ट्स भी हैं. और ये जो इंटरेक्शन है ना, मेनली ये इंटरेक्शन होता है मेनली फॉर द फूड. ठीक, ये इंटरेक्शन जो दो स्पीशीज के बीच में हो रहा है ये होगा फॉर द फूड, ओके, फॉर शेल्टर, फॉर रिप्रोडक्शन लाइक पॉलिनेशन. पॉलिनेशन में प्लांट एंड इंसेक्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बनता है. एक इंटरेक्शन होता है जिससे रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट और जिसको आप पॉलिनेशन बोलते हो. ठीक है, इवन प्रोटेक्शन, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं एटसेट्रा जिसके लिए दो स्पीशीज का इंटरेक्शन होता है. और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस इंटरेक्शन का? इस इंटरेक्शन से कंडक्ट ऑफ एनर्जी भी मेंटेन रहती है या एनर्जी फ्लो मेंटेन रहता है. ठीक है, तो ये आपको टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन में समझ में आएगा कि किस इंटरेक्शन में कंडक्ट ऑफ एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है. सो इसी कैटेगरी में जो फर्स्ट इंटरेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नीट एग्जामिनेशन, दैट इज म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म यानी वो इंटरेक्शन, अगर इसको मैं बहुत समराइज फॉर्म में बताऊं तो स्पीशीज 1 एंड स्पीशीज 2 का इंटरेक्शन, यहां हम ले लेते हैं स्पीशीज 1 एंड यहां ले लेते हैं स्पीशीज 2. अब इन दो स्पीशीज का इंटरेक्शन है
और इन दोनों ही स्पीशीज को एक दूसरे से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। क्लियर ना? तो म्यूचुअलिज्म में एक चीज तो समझ में आ गई है, इट्स द टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, द टाइप ऑफ इंटरेक्शन in which both the species gets benefited from each other, type of interaction or interspecific interaction, क्योंकि ये दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच का इंटरेक्शन है, तो दैट्स वाई ये पॉइंट आपको याद रखना है, इट्स इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन in which both the species gets benefited from each other, ठीक है, दोनों ही स्पीशीज को प्रॉफिट मिलने वाला है, बोथ द स्पीशीज गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। चलिए, अब दोनों स्पीशीज को बेनिफिट्स होगा, दोनों स्पीशीज को प्रॉफिट होगा, तो इस इंटरेक्शन में एक चीज आपको और समझनी है कि अगर दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज क्लोजली एसोसिएटेड है या फंक्शनल एसोसिएशन है, तो उस फंक्शनल एसोसिएशन को सिम्बायोसिस कहते हैं। ये टर्म आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो अगर इफ देयर इज अ फिजिकल एसोसिएशन और फंक्शनल एसोसिएशन, वी कैन से इफ देयर इज अ फंक्शनल एसोसिएशन, फंक्शनल एसोसिएशन का मतलब क्या है कि एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इस इंटरेक्शन से ही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम, इट फिक्सेस दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। तो ये जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है इनटू नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, ये सिर्फ राइजोबियम करता है फॉर द नोड्यूल्स, फॉर द लेगुमिनियस प्लांट, क्योंकि ये रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट्स में मिलते हैं। तो इस तरह का इंटरेक्शन जो होता है ना, ये फंक्शनल एसोसिएशन है। तो अगर फंक्शनल एसोसिएशन है तब इसे एक टर्म दिया जाता है सिम्बायोसिस। ओके, तो ये सिम्बायोसिस बन जाएगा अगर यहां पे फंक्शनल एसोसिएशन है। मैं एग्जांपल भी मेंशन कर रहा हूं यहां पे। एग्जांपल इज राइजोबियम विच इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड रूट नोड्यूल्स। ठीक है, नोड्यूल्स क्या है? some lobe like structure on the roots, root nodules of leguminous plant like pea, beans। ठीक है, तो leguminous plant एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। ठीक है, pea, beans, क्लियर? तो ये हो गया आपका सिम्बायोसिस। तो अब बेसिक समझ में आ रहा है ना कि आपको दोनों स्पीशीज को बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं इस इंटरेक्शन से। तो म्यूचुअलिज्म के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स बन जाते हैं। आइए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअलिज्म। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें बेसिक्स का तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअलिज्म। देखिए, टाइप्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एग्जांपल्स जो है वो नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इवन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इसके इंटरेक्शंस के ऊपर जितने भी एग्जांपल्स बेस्ड हैं वो बहुत पूछा जाता है। तो ये जो म्यूचुअलिज्म है, ये म्यूचुअलिज्म डिवाइडेड है टू कैटेगरी में। ठीक है, द फर्स्ट वन इज ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म and the second one is facultative mutualism। facultative and obligate, अब इन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट सा एक डिफरेंस है। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में वो इंटरेक्शन है जिसमें दोनों स्पीशीज फिजिकली एसोसिएटेड है और ये इतना ज्यादा क्लोज एसोसिएशन है कि ये एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं करेंगे, या अगर सरवाइव करेंगे भी तो एक चीज आपको समझना है कि ये अकेले उस सर्वाइवल में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर सकते। अब मैं इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में तो ये तो क्लियर हो गया ना, द टाइप ऑफ इंटरेक्शन, इट्स अ टाइप ऑफ इंटरस्पेसिफिक interaction in which there is a close physical association। तो दोनों स्पीशीज
एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है, ये ज्यादा इजी है, इन विच देयर इज ए क्लोज फिजिकल एसोसिएशन और कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो एक दूसरे पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो ये कहना ज्यादा सही है कि कोई इंडिविजुअल स्पीशीज इस इंट्रैक्शन में, जो दो स्पीशीज इन्वॉल्व है, वो इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकता। तो दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्लियर ना? अब एक दूसरे पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है और वन कैन नॉट डू विदाउट अदर। तो एक वो नहीं कर सकता है सर्वाइवल प्रोसेस दूसरे के बिना। ठीक, तो वन कैन नॉट डू विदाउट अदर। अब इस इंट्रैक्शन में एक चीज समझ में आ रही है ना कि क्लोज फिजिकल एसोसिएशन है बिटवीन टू इंटरैक्टिंग स्पीशीज। फायदा दोनों को है, बट ये एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। इसका मतलब कोई एक स्पीशीज इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकती। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स के कैटेगरी में, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में भी एंड नीट में भी। चलिए, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज राइजोबियम बैक्टीरिया एंड रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट। Root nodule of leguminous plant like pea, beans, etc. क्लियर ना? तो यहां पे जो दो इंटरैक्टिंग स्पीशीज है उसे जरा हाईलाइट कर लेते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया, ओके, और सेकंड वन है लेगुमिनस प्लांट। अब इस इंटरैक्शन में दोनों एक दूसरे के लिए करते क्या है, पहले ये देख ले। राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या है? इट फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, ठीक है, इनटू नाइट्रेट्स तो ये फंक्शन हो गया लेगुमिनस प्लांट के लिए। इन रिटर्न लेगुमिनस प्लांट क्या करेगा राइजोबियम के लिए? लेगुमिनस प्लांट प्रोवाइड शेल्टर, ओके, एक तो ये शेल्टर प्रोवाइड करेगा एज वेल एज इट प्रोवाइड्स फूड टू राइजोबियम बैक्टीरिया। तो दोनों एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। अब आते हैं इसके सेकेंड एग्जाम्पल पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल इज एल्गे एंड फंगाई एसोसिएशन। देखिए, दो डिफरेंट स्पीशीज का इंट्रैक्शन हो रहा है, एल्गे एंड फंगाई एसोसिएशन, क्योंकि एल्गा किंगडम प्लांडे एंड डिवीजन थैलोफाइटा। फंगाई खुद भी एक किंगडम है, ओके। तो यहां पे जो दो स्पीशीज इंट्रैक्ट कर रही हैं दैट इज एल्गे एंड फंगाई। और इस एसोसिएशन में एल्गे का काम क्या है? एल्गा सिर्फ फंगाई के लिए फूड प्रिपेयर करता है, तो फूड प्रिपेयर्ड बाय एल्गा, ठीक है। एल्गा फूड प्रिपेयर करके दे रहा है फंगाई को। फंगाई क्या करेगा? फंगाई हेल्प करता है इन एब्सॉर्प्शन, हेल्प्स इन एब्सॉर्प्शन, ओके, as well as fungi also provides protection to alga, ठीक है। तो एल्गे से फंगाई को नरिशमेंट मिल रहा है और फंगाई से एल्गे को मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन। ये दोनों चीजें भी क्लियर ना? अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अगेन अब जो एग्जाम्पल है वो है माइकोराइजा, और माइकोराइजा में माइकोराइजा में
जो दो इंटरैक्टिंग स्पीशीज है, इसमें एक है आपका फंगाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। Roots of higher plant. Now, what fungi do in the mycorrhiza? Fungi इस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगेन इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, फंगाई हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। एंड हायर प्लांट्स क्या करते हैं फंगाई के लिए? हायर प्लांट्स प्रोवाइड shelter and nourishment. Clear now? This is example number 3. Clear? Rhizobium bacteria, root nodule of leguminous plant, then alga and fungi association, then third one is mycorrhiza. अब स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें ताकि हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स पे डिस्कस कर लें। क्लियर ना? अब हम लोग आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। अगेन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, फोर्थ एंड द लास्ट वन। ठीक है, और ये अभी तक हम लोग ऑब्लिगेट वाला पार्ट ही डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। सो द फोर्थ एग्जाम्पल इज बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बैक्टीरिया लिविंग in elementary canal of herbivores animal। अब देखिए इस इंट्रैक्शन में ना दोनों को स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम बेनिफिट्स मिल रहा है, क्योंकि व्हाट बैक्टीरिया डू इन एलिमेंट्री कैनाल, क्या कर रहा है बैक्टीरिया हर्बीवोर्स एनिमल के एलिमेंट्री कैनाल में? तो बैक्टीरिया हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। ठीक है, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। और इन रिटर्न जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं दे प्रोवाइड नरिशमेंट एंड शेल्टर टू बैक्टीरिया ठीक है। एंड द फिफ्थ एग्जाम्पल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फिफ्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसलिए मैं इसको रेड से मार्क कर रहा हूं। दैट इज द इंट्रैक्शन बिटवीन फिग एंड वास्प। अब इस इंट्रैक्शन में देखिए दो इंट्रैक्टिंग जो स्पीशीज हैं वो है फिग एंड वास्प, और इसमें जो फीमेल वास्प है, ठीक है, फीमेल वास्प ये वो इंसेक्ट है जो करता क्या है, फीमेल वास्प लेज इट्स एग इन द ओवरी ऑफ फिग प्लांट। ठीक है, वो अपने अंडे ओवरी ऑफ फिग यानी फिग की ओवरी में ले कर रहा है। ठीक है, एंड वन मोर एडवांटेज जो फीमेल वास्प ऑब्टेन करता है फ्रॉम द फिग, दे ऑल्सो यूटिलाइज some seeds जो ओवरीज में पड़े हैं, some seeds of the ovary to nourish the larva। ठीक है, तो ये तो पूरा एडवांटेज मिल गया फीमेल वास्प को फ्रॉम द फिग। ठीक है, अब इन रिटर्न फिग क्या करेगा, अब फिग को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वास्प को तो इतने सारे बेनिफिट्स मिल गए, फिग को क्या बेनिफिट्स मिलेगा, फिग को बेनिफिट मिलेगा इन द रिटर्न एज अ पॉलिनेशन। तो फिग गेट्स पॉलिनेटेड बाय फीमेल वास्प। ठीक है, और ये भी ओविपोजिशन की बात हो रही है, ओविपोजिटर की बात हो रही है, तो सर्च में फिग का पॉलिनेशन इस फीमेल वास्प से हो जाता है। क्लियर ना? तो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में एक चीज आप समझ के
कि दोनों स्पीशीज एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। मगर फैकल्टेटिव में ऐसा नहीं होगा। फैकल्टेटिव में भी दो इंटरैक्टिंग स्पीशीज हैं, यानी दो डिफरेंट स्पीशीज है जो इंटरैक्ट कर रही हैं, दोनों ही बेनिफिट लेंगे एक दूसरे से, यानी यहां पे भी म्यूचुअली बेनिफिट्स तो मिलेंगे दोनों ही इंटरैक्टिंग स्पीशीज को, बट हाँ ये एक दूसरे के बिना भी सरवाइव कर सकती हैं। तो चलिए अब हम लोग फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म को समझें और इसके एग्जांपल्स देखें, क्योंकि फैकल्टेटिव भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऑब्लिगेट इंपॉर्टेंट है। तो फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म में क्या होगा बच्चों, इस इंटरैक्शन में, इन दिस इंटरैक्शन और इन दिस इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन, तो इस इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन में क्या होगा, both the species get mutually benefited, both species और both the species gets mutually benefited, दोनों को फायदा होगा, ठीक है, दोनों ही mutually benefited हैं, but they can also live individually, okay, but they can also live individually। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज नो क्लोज फिजिकल एसोसिएशन, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो यहां पे फायदा तो दोनों को होगा मगर कोई फिजिकल एसोसिएशन नहीं है, दोनों एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। अब इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है, अब एग्जांपल्स पे हम लोग देख लें। अब इसमें फर्स्ट एग्जांपल इज वेरी सिंपल। देखिए फैकल्टेटिव में क्या होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ स्मॉल बर्ड्स सिट्स ऑन द बैक ऑफ कैटल एनिमल्स, ठीक है। तो ये जो स्मॉल बर्ड्स आके एनिमल्स के बैक के ऊपर बैठती हैं, क्यों बैठती हैं, उसका एक रीजन है, क्योंकि यहां पे देखिए जो ये स्मॉल बर्ड्स है ना, दे पिक, ये पिक करती है क्या, दे पिक टिक्स, माइट्स, लाइसेस, ठीक है। ये तीनों एज ए एक्टोपैरासाइट्स ये एनिमल्स के बैक के ऊपर एनिमल्स को इन्फेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होती हैं। तो दीज आर द एक्टोपैरासाइट। तो अब ये बताइए, जब स्मॉल बर्ड्स टिक्स, माइट्स, लाइसेस को एनिमल्स से पिक कर लेगा तो एडवांटेज किसको मिल रहा है, एनिमल्स को। एनिमल्स को क्या एडवांटेज मिल रहा है, देखिए एनिमल्स को एडवांटेज ये मिल रहा है, दे गेट फ्री फ्रॉम एक्टोपैरासाइट। चलिए इनको तो सीधा सीधा फायदा है भाई, ये एक्टोपैरासाइट से फ्री हो गए, ठीक है, अब इनको डिजीज का स्प्रेड नहीं होगा। और बर्ड्स को क्या फायदा मिल रहा है भाई, बर्ड्स को टिक्स, माइट्स और लाइसेस मिल रहे हैं एज अ फूड। तो ये एज अ फूड है ना, इनको पिक कर रहा है। तो यहां पे बर्ड्स को बेनिफिट क्या मिल रहा है भाई, बर्ड्स को तो फूड मिल रहा है फ्रॉम द बैक ऑफ द कैटल एनिमल्स। कैटल एनिमल्स को फायदा क्या हो रहा है कि ये एक्टोपैरासाइट से फ्री हो रहे हैं। अब ऐसा ही एग्जांपल आता है, ये आप बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल समझ लीजिए, रेड बिल्ड ऑक्सपेकर एंड येलो बिल्ड ऑक्सपेकर, ठीक है। ये दोनों करते क्या है, रेड बिल्ड और येलो बिल्ड ऑक्सपेकर, ये सेम, दे पिक्स, टिक्स, mites and lices from the back of rhinoceros, ठीक है। तो ये राइनासोर्स के बैक से ये दोनों बर्ड्स पिक्स, क्या पिक कर रहा है, टिक्स, माइट्स एंड लाइसेस, ओके, राइनोसोर्स, ठीक है। ये भी क्लियर ना, ऑलमोस्ट सिमिलर है ये। Third example is also very important. Third example is the interaction between crocodile and a bird, Pluvianus
एगिटाइपस, ओके, एगिटाइपस। अब इस इंट्रैक्शन को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन है। देखिए, ये एक ऐसी बर्ड है इतनी डेयरिंग कि जब क्रोकोडाइल अपना माउथ खोलता है ना, टू टेक सन बात कह सकते हैं आप इसे, तो उस क्रोकोडाइल के माउथ में घुस के उसके टीथ से पैरासाइट्स को या जो फूड रेमिनेंट्स है उसके ऊपर ये बर्ड्स जाके फीड करती हैं। एडवांटेज किसको मिल रहा है? एडवांटेज तो क्रोकोडाइल को भी मिल रहा है क्योंकि उसके टीथ क्लीन हो रहे हैं, उसके टीथ जर्म से फ्री हो रहे हैं, उसके टीथ जो रेमिनेंट है, जो लेफ्ट ओवर फूड है, उससे फ्री हो रहे हैं। इन रिटर्न इस बर्ड को भी क्या मिल रहा है? नरिशमेंट मिल रहा है फ्रॉम द माउथ ऑफ क्रोकोडाइल। अजीब सा इंटरेक्शन है ना, बट ये इंटरेक्शन है। तो ये एक डेयरिंग बर्ड है जो क्रोकोडाइल के मुंह में घुस के उससे न्यूट्रिशन ले ले। जबकि आप जानते हैं कि क्रोकोडाइल का जो जॉ होता है, जो उसका जबड़ा होता है ना, वो इतना स्ट्रांग होता है कि एक बार वो किसी को पकड़ ले तो वो छोड़ता नहीं है। बट वो इस बर्ड्स को वेलकम करता है, उसे बिल्कुल अपना काम करने देता है और उसको आराम से जाने देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये बर्ड्स नहीं होंगी तो वो अब कभी उस पैरासाइट से और अपने टीथ के जर्म से फ्री नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इंट्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द बर्ड प्लूवियानस एगिटाइपस विच ऑब्टेन न्यूट्रिशन, ओके, इसको ऑब्टेन नहीं लिख सकते न्यूट्रिशन, इसको मैं डायरेक्टली मेंशन करूंगा। दे क्लीन द टीथ ऑफ क्रोकोडाइल। ठीक है, ये क्रोकोडाइल के टीथ को क्लीन करता है बाय पिकिंग जर्म्स एंड लेफ्ट ओवर फूड। जो खाना बचा हुआ उसके दांतों में फंसा हुआ है उसको ये पिक कर लेता है, लेफ्ट ओवर फूड। ओके, तो इन रिटर्न क्या होगा? इन रिटर्न क्रोकोडाइल भी फ्री हो जाएगा फ्रॉम द जर्म्स और इस प्लूवियानस एगिटाइपस को नरिशमेंट तो मिल ही रहा है। अब जरा फोर्थ एग्जांपल की बात करें, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ एग्जांपल की तरफ। तो फोर्थ एग्जांपल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो जो एग्जांपल है वो है हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन। ओके, so the fourth example is the interaction between hermit crab and sea anemone। अब देखिए इस इंट्रैक्शन में दोनों को बेनिफिट कैसे मिलता है। ठीक है, देखिए सी एनीमोन क्योंकि ये जाके अटैच हो जाता है, अटैच टू द पेडिसल डिस्क ऑफ क्रैब, यानी क्रैब के शेल के ऊपर ये अटैच हो जाता है। ठीक है, सी एनीमोन जाके पेडिसल डिस्क ऑफ क्रैब से अटैच हो जाता है। अब क्योंकि ये सेसाइल इन नेचर है, ठीक है, तो ये क्या करता है? बीइंग सेसाइल इट मूव्स इनटू द शेल, ये शेल में मूव करता है। ठीक है, शेल में मूव करता है फॉर फाइंडिंग फूड। तो चलिए इसको तो अपना खाना मिल जाएगा फ्रॉम द शेल ऑफ हर्मिट क्रैब। अब हर्मिट क्रैब को एडवांटेज क्या मिलता है? हर्मिट क्रैब बिकॉज ऑफ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ नेमेटोसिस्ट टेंटेकल्स, क्योंकि ये जो टेंटेकल्स है ना सी एनीमोन्स के, इसके ऊपर स्ट्रिंगिंग सेल्स होते हैं, पॉइजनस सेल होते हैं। तो नेमेटोसिस्ट टेंटेकल्स ऑफ सी एनीमोन है ना, तो इस टेंटेकल्स की वजह से क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स और दे प्रोटेक्ट्स देमसेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर्स। तो कोई भी प्रीडेटर इसके आसपास क्यों आना चाहेगा जब वो जानता है कि ये टेंटेकल्स इसके लिए हार्मफुल है।
Okay, so this is all about obligate and facultative mutualism. Next interaction in next video. So अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है ना, तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। जितने नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको न्यू वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।